आज हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 6 एक्सरसाइज 9 के नया टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य को पूरा क्लास आज देखेंगे। नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। अरविंद जो है अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। क्या बताती है प्रशस्तियाँ? क्या बताती है प्रशस्तियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। किसकी भूमिका अदा करने जा रहा था? तो समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बारे में हमने इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा काव्य के रूप में की गई है। समुद्रगुप्त के दरबार के वह मंत्री हरिसेन द्वारा किया गया था। किसका? तो अशोक स्तंभ पर लिखे खुदे लंबे अभिलेख का पता चला है। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है। वो जो अभिलेख था, प्रशस्तियाँ थी, वो एक विशेष किस्म का था जिसे प्रशस्ति कहते हैं। अभिलेख को ही क्या कहते हैं? प्रशस्ति। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुम अध्याय 8 में गौतमीपुत्र की श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें एक राजा को युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे एक ही वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नकुली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हाथियों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यधिक सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे। अगर तुम मानचित्र 7 पृष्ठ 89 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे।
उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। फर्स्ट नंबर, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उसे राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आर्यावर्त जो था वो हरे रंग का था, जो कि आर्यावर्त उन 9 शासकों का था जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उसे राज्य में अपना साम्राज्य मिला लिया था। सेकेंड नंबर, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। जब वो सभी राजा हार गए थे तो वो समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण कर दिया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। थर्ड नंबर, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिमी के कई गण या संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। फोर्थ नंबर, बर्मा इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या है। वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्के पे दिखाया गया है, जैसे कि इस सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि वीणा बजाने वाला राजा या शासक कौन थे, तो ये समुद्रगुप्त थे। ये चित्र। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम है। मानचित्र में प्रयाग जो है इलाहाबाद का पुराना नाम है। उज्जैन, पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जानते हैं। ढूंढो, यह गुप्त शासक के महत्वपूर्ण केंद्र थे। ये इलाहाबाद का प्रयाग और उज्जैन और पाटलिपुत्र पटना ये गुप्त शासक का क्या था, तो महत्वपूर्ण केंद्र था। आर्यावर्त तथा दक्षिणापथ के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम कोई कारण दिखाई देता है? यही है, ये रेड वाला जो था और ब्लैक वाला था, ये थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा, भरूच, सातवाहन, अजंता, ये सभी मैप में दिया गया प्रमुख महानगर। यहाँ दिया हुआ कि ब्लैक रंग से नगर है और रेड वाला से गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं। यहाँ ये पिंक वाला से हो गया आंतरिक राज, इससे हो गया बाहरी राज, ग्रीन से हो गया आर्यावर्त। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। प्रशस्तियाँ जो है पूर्वजों के बारे में बताती है, मतलब पहले जो क्या क्या हुआ था उसके बारे में। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है।
मतलब उनके दादा परदादा और माता पिता क्या क्या किए थे, उनके बारे में सारा डिटेल्स प्रशस्ति में दिया हुआ है। उनकी माँ कुमार देवी, समुद्रगुप्त की माँ का नाम क्या हो गया, तो कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे। समुद्रगुप्त का जो था पिता चंद्रगुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण किसने किया था, तो समुद्रगुप्त के पिता ने। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की और समुद्रगुप्त को ही महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। समुद्रगुप्त ने यह भी उपाधि धारण की कि उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में भी उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ। राजा, महाराजा, महाराज, अधिराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में से सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 10 में मिलेगी। यहाँ क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। अगर यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि विक्रम संवत कब से स्टार्ट हुआ था, 58 ईसा पूर्व से, ठीक है, और किसके नाम से जुड़ा हुआ है, तो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक रूप में इस संवत की स्थापना की थी। तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उसी को ये उपाधि मिला था। तो विक्रम संवत का आरंभ चंद्रगुप्त द्वितीय को ही माना जाता है और 58 ईसा पूर्व में। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि वान भट्ट ने, हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे वान भट्ट ने, संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। क्या लिखी थी संस्कृत में? हर्षचरित। वान भट्ट ने लिखा था हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, मतलब कब क्या किया नहीं किया सारा कुछ उसमें वर्णन दिया गया हर्षचरित में, वान भट्ट द्वारा लिखा गया था। चीनी यात्री वेनसांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे हैं। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन जो थे अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई के मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर का राजा बना था हर्षवर्धन। उनके बहनोई कन्नौज
मानचित्र 7 पृष्ठ 89 के शासक थे। उनके बहनोई जो थे कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। जब उसके बहनोई को मार दिया गया था तो हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया था, बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितना सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। भारत के राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल नर्मदा तक गए होंगे तो आज किन किन राज्यों गुजरे होंगे। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय के प्रशस्तियाँ। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। इस काल में पल्लव और चालुक्य जो थे दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों की राजधानी जो था कांचीपुरम के आसपास, मतलब कांचीपुरम जो शहर था उनके आसपास से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। तो चालुक्य इसमें पूछ दे कि चालुक्यों का राज्य कहाँ तक था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ था, तो ऐहोल था। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ है, तो ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ऐहोल जो था वो एक व्यापार के लिए ही जाना जाता था, व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 पृष्ठ 89। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। जो ऐहोल था व्यापारिक केंद्र के साथ साथ क्या बन गया, ये धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं को अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था। मुख्य रूप से क्या किया जाता था, वो एरिया का जो मेन शहर होता था ना, राजधानी, उसको निशाना बनाया जाता था। जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, मतलब महानतम राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। दरबारी कवि कौन था पुलकेशिन द्वितीय का, तो रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों, देखिए प्रशस्ति में ऐसा ही चीज़ बताया जाता है जो कि पहले जितना भी कुछ उस समय हुआ हो वही प्रशस्ति में लिखा हुआ रहता है। खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, मतलब पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद होता है। हर्ष का अर्थ क्या होता है, हर्ष का अर्थ होता है आनंद। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। जब पराजित हो गया तो वो हर्ष ही नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय जो था पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। मतलब कुछ ही समय के लिए था। अल्पकालीन मतलब हो गया कि मतलब कुछ समय के लिए। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, मतलब एक दूसरे में लड़ाई करते चले गए तो दोनों कमजोर पड़ गए। इसका भी सेना मरा, उसका भी सेना मरा,
धीरे धीरे दोनों कमज़ोर हो गया, दुर्बल होते चले गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंतराष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे? इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई अगर पूछ दे किसको कहते हैं तो गांव को कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता के पद पर थे। मतलब अपना जो वो अगर उनके कोई पिताजी कोई पोस्ट पे थे तो अगर पिताजी रिटायर हो गए या तो डेथ कर गए तो उसके बदले में फिर उसके बेटे उस पद पे बने रहते थे। बेटे अपने पिता के पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की ही तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। मतलब एक काम के साथ और अनेक कार्य भी कर लेते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवा यानी व्यापारियों का काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। कोई भी अगर पावरफुल हो जाएगा तो वहाँ पे वो अपना अधिकार बना ही लेगा। सोचकर बताओ कि अफसरों के पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को भी नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। वो जो सेना नायक थे उनको भी नियमित वेतन मतलब कुछ फिक्स उसका सैलरी नहीं था, जब जो मिला तब मिला बस। बदले में इनमें कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वह सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। अगर पूछ दे कि सामंत कौन कहलाते थे तो सामंत वही कहलाते थे जो सेना नायक थे, उसको जो कुछ भूमि दान में दिया जाता था उससे वह कर वसूलते थे। वह सेना और घोड़ों को देखभाल करते थे, साथ में युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। तो इतना काम करने वाले इंसान को सामंत कहते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब जहाँ भी शासक कमज़ोर पड़ जाता था, ढीली पड़ जाता था,
तो वहाँ वो लोग कोशिश करते थे क्या, स्वतंत्र हो जाने, सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं, दक्षिण का जो स्टेट था, राज था, उसमें सभाएं के बारे में देखेंगे। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ पर ऊर नामक ग्राम सभा होने की जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। ये प्रश्न एनसीईआरटी में बनता है कि नगरम क्या था। तो नगरम जो है ना, एक व्यापारियों का एक संगठन का नाम था। ऊर किसको कहते हैं, यहाँ भी है ऊर नामक। ऊर क्या है, तो जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ ऊर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई थी। और नगरम क्या था, तो व्यापारियों का एक संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती थी। जैसे हम लोग नाटक देखते हैं या मूवी देखते हैं, उससे पता चलता था कि पहले क्या क्या होता था या नहीं हो रहा था। चलो इससे कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया था। वहाँ जो था राज दरबार में कुछ ये देखा गया था कि सभी ब्राह्मण और अधिकांश राजा सभी संस्कृत में बात करते थे, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए हैं। अन्य लोग जो थे और प्राकृतिक जो वो अन्य लोग तथा महिलाएं जो थे वो प्राकृतिक बोलते हुए दिखाए गए थे। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, दुष्यंत नामक एक राजा और दुष्यंतला नामक की युवती की प्रेम कहानी है। देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन है, ज़रा ध्यान देंगे। कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें ये जो नाटक के बुक जो थे, इसमें एक दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नामक की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे का एक अंगूठी मिलती है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है। थोड़ा सा स्टोरी देख लेते हैं, फिर आगे इसमें पढ़ेंगे। एक मछुआरों को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उस एक मछली निगल गई। जब मछुआरे इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृतिक उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ
जिसने प्राकृतिक में अपने अभिलेख लिखवाए गए। चीनी तीर्थयात्री फासियन, जिसको फाइयान कहते हैं, चीनी तीर्थयात्री फासियन मतलब फाइयान का ध्यान उन लोगों के दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। फाइयान ने क्या किया, जो शक्तिशाली लोग थे वो जिसको अछूत मानते थे, इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी आगाह करने के लिए यह लकड़ी के एक टुकड़ों पर चोट करते रहते थे कि आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी के प्रकार के संपर्क से बचाते थे। एक जगह वान भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने की पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेलगाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वाले को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूल का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस का निशानी छोड़ जाती विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वाले कुछ झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इसे हलचल भरे माहौल से डर कर भाग खड़े होते थे। वान भट्ट लिखते हैं पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ली जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे। कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, आनुवंशिक, पदाधिकारी सामान, सभा, नरगम। कुछ प्रश्न देख लेते हैं, सही या गलत बताओ। को नंबर, हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशंसा की प्रशस्ति लिखी है? नहीं, ये तो वान भट्ट का था ना, तो ये गलत है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे? हाँ, लाते थे, ये सही है। गो नंबर, दक्षिण पथ में 12 शासक थे। हाँ, दक्षिण पथ में 12 शासक थे, पढ़े थे बीच में। घो नंबर, गुप्त शासकों ने नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे? नहीं, ये गलत है। घो नंबर 2, ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी? ऐहोल तो चालुक्यों की राजधानी थी, ये गलत है। 4 नंबर, दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही? हाँ, सदियों तक काम करती रही, सही है ये। कुछ महत्वपूर्ण तिथि देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुआ था। गुप्त वंश का शुरुआत कब हुआ था? तो 1700 साल पहले हुआ था। हर्षवर्धन के शासन 1400 साल पहले हुआ था। ये NCERT क्लास 6
एक्सरसाइज 7 नंबर था जो कि आज पूरा कंप्लीट हो गया है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 10 अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।